जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम की विच इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। देखिए हमारा देश जो है इंडिया, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, स्टिल देयर इज वेरी लेस कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर जीडीपी। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है? और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो फार्मर्स ही जिनकी इनकम बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स लाइक सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो क्या रीजन है उसका? मतलब एग्रीकल्चर नेशन है, एग्रीकल्चर लैंड भी हमारे यहाँ पे है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि एसोसिएटेड एग्रीकल्चर से, फिर भी फार्मर जो है कई सारे जो मतलब उनके पास फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, सबसे बेकार वाली लाइफ, मतलब एक स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो नहीं जी पाते हैं, और उनकी इनकम क्यों नहीं बढ़ पाती है? तो उसके कुछ कारण है, जैसे कि अगर हम देखिए तो हमारे देश में जो लैंड एग्रीकल्चर का तरीका है वो क्या है? एक तो मॉनसून डिपेंडेंट है। पहला अगर हम देखें तो क्या है? मॉनसून डिपेंडेंस, मतलब बारिश होगी तभी अगर पानी आएगा उनके पास इरिगेशन के लिए, अदरवाइज क्रॉप्स क्या हो जाएगी, सूखी रह जाएगी। मतलब मॉनसून डिपेंडेंस है, इरिगेशन की अलग से फैसिलिटीज नहीं है, कई जगह पे अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है बहुत सारी जगह पे। उसके बाद है लैंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब अगर हम कंपेयर करें हमारे यहाँ के लैंड, मतलब इंडिया के लैंड अगर दूसरे देशों से, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ के फार्म की जो साइज होती है एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा है, मतलब कई गुना ज़्यादा है। तो लैंड फ्रेगमेंटेशन क्यों है हमारे यहाँ, मतलब फार्म छोटे छोटे क्यों है, क्यों इतना फ्रेगमेंटेशन हुआ? क्योंकि जैसे ये देखिए, मतलब आपके जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक फैमिली का, जहाँ पे कोई दादा परदादा होंगे जिनके पास 100 बीघा जमीन होगी, ठीक है, या फिर 100 हेक्टेयर मान लो। उनके 2-3 बेटे हो गए तो उनमें वो डिवाइड हो गई, फिर उन बेटों के 2-2, 3-3 बेटे हो गए तो उनमें डिवीजन हो गया। तो डिवीजन होते होते लैंड का कितना पार्ट रह गया? छोटा छोटा पार्ट, मतलब अगर बड़े लैंड का पार्ट था तो डिवीजन होते होते उसमें कई सारे खेत बन गए, कई सारे फार्म बन गए, तब जगह कम बची। तो कम लैंड पे एग्रीकल्चर करना हो तो जाता है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, इतना ज्यादा अच्छे से नहीं होगा जितना एक बड़े फार्म पे होता है। आप कभी यूएसए के, कनाडा के यहाँ के फार्म देखिए, बहुत लार्ज, मतलब बहुत लार्ज साइज रहती है उनकी, तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करना आसान रहता है, कोई भी वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसमें कई सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। लैंड फ्रेगमेंटेशन है हमारे यहाँ। उसके बाद एक फैक्टर है कि हमारे यहाँ फूड क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, मतलब जितना भी एग्रीकल्चर होता है उसमें 75% जो है हमारे फूड क्रॉप्स है, ओनली 25% आर कैश क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स। तो कैसे फूड क्रॉप्स आधी तो खाने में चले जाती है, बहुत सस्ते दाम में चले जाती है, कैसे इनकम बढ़ेगी? कैश क्रॉप्स बढ़ाएंगे तभी तो इनकम बढ़ेगी, तो ज़्यादातर इसमें चला जाता है। तो कुछ कारण है जिनकी वजह से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा नहीं हो पाता है, मतलब या तो आती नहीं है, नॉलेज नहीं है, और इतना पैसा भी नहीं है। क्रेडिट का सिस्टम बहुत सारे फार्मर्स के पास नहीं है कि कहाँ से लोन लिया जाए, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। तो इन कारणों की वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन अभी यूनियन बजट 2025-26 जो है उसमें अनाउंसमेंट हुआ था एक स्कीम का, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसको अभी अप्रूवल मिल गया है 6 साल के, नेक्स्ट 6 ईयर के लिए 24,000 करोड़ हर साल के मिलेंगे, 24,000 करोड़ रुपीस अलोकेट किए जाएंगे पर्टिकुलर। अब देखते हैं हम कि इस स्कीम में है क्या, क्या क्या बेनिफिट्स और किस तरीके से स्कीम वर्क करेगी। देखिए यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर दिया है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना को, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है टू इम्प्रूव, टू बूस्ट आवर इंडियन एग्रीकल्चर। यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था, 6 साल के लिए है, 25-26 से स्टार्टिंग है। देखिए ये इंस्पायर जो हुआ है नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, मतलब इस किससे इंस्पिरेशन मिली है इसको? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या था? मतलब ये ऐसा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया गया था जो कि अंडर डेवलप्ड में, जिनमें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पर्टिकुलर वर्क करेगी गवर्नमेंट। तो उसी से इंस्पिरेशन लेके इस स्कीम को लाया गया है, जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना जाएगा। किस बेसिस पे? जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम है, वहाँ के एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, उनके पास क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब कुछ क्राइटेरिया सेट किया है कि इस बेसिस पे विलेज को सिलेक्ट किया जाएगा, और 100 विलेज को सिलेक्ट किया जाएगा। वहाँ पे स्टोरेज की फैसिलिटी बढ़ाना, उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाना, क्रेडिट की फैसिलिटीज़ पहुँचाना, ये सारी फैसिलिटीज़ लाई जाएगी। तो देखिए क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव फार्म प्रोग्राम है टू इनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूव लाइवलीहुड। मतलब प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट करना है। प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना मतलब देखिए जैसे मान लो 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि 100 क्विंटल अभी
कोई भी अनाज जो है आपका 100 क्विंटल गेहूं ही मान लेते, 100 क्विंटल क्या हो रहा है, गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना मतलब कि जमीन तो इतनी ही रहे, लैंड तो यही रहे 1 हेक्टर, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन 500 क्विंटल हो जाए तो उससे क्या होगा, हम बीज भी इतने ही यूज कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवाना। उसके कई सारे तरीके होते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है उसमें, मतलब सॉइल की क्वालिटी जो हेल्थ है उसको मैनेज करना, प्रॉपर उसमें फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करना, इन तरीकों से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और अच्छी क्वालिटी के सीड्स का यूज़ करना। देखो ये जो स्कीम है इट हैज़ इंक्लूडेड 36 स्कीम्स, मतलब जो अलग अलग लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो थी 36 स्कीम्स, जो कि अलग अलग 11 मिनिस्ट्रीज जो है, मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्री, जैसे फिशरी वाली हो गई, अलग अलग मतलब जो मिनिस्ट्रीज थी उनको मिला के एक स्कीम बनाई गई है 33 प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। मतलब 36 स्कीम विच आर एसोसिएटेड विद 11 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दैट हैज बीन इंक्लूडेड एंड मर्ज्ड इनटू 1 स्कीम, ताकि सभी का सपोर्ट लेके इसमें सभी तरीके से देखिए, कुछ स्कीम होगी जो कि पैसे से रिलेटेड होगी कि हाँ क्रेडिट प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ स्कीम होगी इरिगेशन से रिलेटेड होगी, कुछ स्कीम होगी प्रोडक्शन इंक्रीज करने से होगी, कुछ स्कीम होगी जो सॉइल के हेल्थ से रिलेटेड होगी। तो सभी स्कीम को मिक्स कर दिया और एक ही स्कीम में इंक्लूड कर दिया, ताकि यही स्कीम हर तरीके से सभी के सपोर्ट से काम कर पाए। वही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से इंस्पिरेशन लिया है इसने। इसका काम क्या है कि बेटर इरिगेशन प्रोवाइड करवाना, स्टोरेज प्रोवाइड करवाना, क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करवाना, वाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब कि अगर आज आप क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इट शुड बी सस्टेनेबल, इट शुड लिव अप टू लॉन्ग टाइम। मतलब आपकी जो जमीन है, ऐसा नहीं कि आज तो आपने फार्मिंग कर ली, आपने यूज कर लिया, अब पैसा मतलब उसे कमा लिया जो भी है, लेकिन आने वाले टाइम पे सोइल ऐसी खराब हो जाए कि वो प्रोडक्शन ही ना कर पाए। तो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग पे फोकस करना है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी वहां से क्या कर पाए, अनाज का उत्पादन कर पाए। अब देखिए, हमने बोल तो दिया कि वी वुड सिलेक्ट 100 डिस्ट्रिक्ट, बट ऑन विच बेसिस, क्या क्राइटेरिया रहेगा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का। तो देयर आर 3 फैक्टर्स, जैसे कि लो प्रोडक्टिविटी, मतलब डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर का वो क्या होगा, लो होगा। मतलब प्रोडक्शन कैसे देखेंगे आप कंपेयर करेंगे कि 1 हेक्टेयर में एक जगह 100 क्विंटल का प्रोडक्शन हो रहा है, एक जगह 80 का हो रहा है, एक जगह 70 का हो रहा है, एक जगह 120 का हो रहा है, तो कितने क्विंटल का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर हो रहा है। मतलब मैं ये आइडिया बता रही हूँ कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं। तो जहाँ पे कम हो रहा है, जैसे 70 वाला है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस स्टेट से, दूसरे स्टेट में कहीं पे सब में से कम होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। नॉट ओनली प्रोडक्टिविटी, अदर फैक्टर्स भी, जैसे कि लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब कि वहां पे जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, जिस भी क्रॉप का हो रहा है, मतलब कितनी क्रॉप का प्रोडक्शन एक लैंड पे हो पा रहा है। जैसे इसे एक जगह है, यहाँ पे ये इसी लैंड पे 4-5 क्रॉप का प्रोडक्शन कर लेते हैं, कोई जगह जहाँ पे इसी लैंड पे 4 क्रॉप का प्रोडक्शन कर लेते हैं अलग अलग, कोई लैंड जहाँ पे 3 का होता है। तो जहाँ पे कम क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा उसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि हम वहाँ पे और ज़्यादा क्रॉप को ला पाए, डाइवर्सिफिकेशन कर पाए क्रॉप का। देन क्रेडिट, मतलब वेदर द डिस्ट्रिक्ट हैज़ एक्सेस ऑफ क्रेडिट और नॉट, मतलब चेक करेंगे कि उसके मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्रेडिट का एक्सेस, मतलब वेदर द बैंक्स आर अवेलेबल टू देम और नॉट, कि बैंक्स है या नहीं है, फाइनेंशियल सोर्स है कि नहीं है। क्योंकि अगर फार्मिंग करना है तो इट रिक्वायर्स बजट, मतलब आपको पैसा चाहिए कहीं से न कहीं से, फाइनेंशियल होना चाहिए आपके पास रिसोर्सेज। बिना पैसे से नहीं होनी फार्मिंग, हर चीज़ में पैसा लगेगा। अगर आपको क्रॉप मतलब कोई भी सा भी फसल बोना है तो उसके लिए पहले बीज चाहिए, बीज के लिए पैसा चाहिए, उसके बाद पानी के लिए पैसा चाहिए, उसके बाद मशीनों को ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए, लेबर के लिए पैसा चाहिए, इरिगेशन के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स के लिए चाहिए। मानो फसल उग गई है तो उसके बाद फिर उसके हार्वेस्टिंग के लिए पैसा चाहिए, फिर स्टोरेज के लिए पैसा चाहिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा चाहिए। तो इट रिक्वायर्स मनी, और जितना इन्वेस्टमेंट होता है इतना उसको मिलना भी तो चाहिए, आउटपुट भी तो मिलना चाहिए। तो पैसा चाहिए तो उसके लिए आपके पास कोई तो सोर्स होना चाहिए विच कैन प्रोवाइड यू मनी। तो क्रेडिट एक्सेस है कि नहीं वो भी देखेंगे। किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर नहीं है तो उनको चुना जाएगा, वहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा उनको क्रेडिट। रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस स्टेट, मतलब ये 3 फैक्टर है जिनके बेसिस पे किसी विलेज को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर हम रिप्रेजेंटेशन का देखें तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा बहुत अच्छी तरीके से रहेगा, मतलब एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम 1 स्टेट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट तो सिलेक्ट होगा ही होगा हर
स्टेट से, उसके अलावा भी होंगे लेकिन एक तो होगा ही होगा। इसका मतलब है कि हम सारे पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सभी में से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं हर जगह। वन डिस्ट्रिक्ट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट टू इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बस हर जगह का रीजनल डेवलपमेंट हो पाए। इफ यू टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, देखो हमारे यहाँ कई सारी स्कीम है जो कि इम्प्लीमेंट तो हो जाती है, लेकिन व्हाट आफ्टर, मतलब स्कीम ला दी है, हाँ ऐसा ऐसा होगा, इसमें ऐसा ऐसा किया जाएगा, लेकिन उसकी ना मॉनिटरिंग होती है ना उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दिया जाता है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट ने जो फंड दिया है ये करप्शन में तो नहीं चला जा रहा है, इसका कहीं लीकेज तो नहीं है, प्रॉपर जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो यूज़ हो रहा है कि नहीं। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा ये देखते हैं हम। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्लान, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा, जो भी सिलेक्ट होगा, वो एक प्लान प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर अ प्लान थ्रू द डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति, मतलब एक धन धान्य समिति बनाई जाएगी, उसके थ्रू एक प्लान बनाए जाएंगे जिसमें इन्वॉल्व करेंगे प्रोग्रेसिव फार्मर्स, मतलब ऐसे फार्मर्स जो कि हाँ सच में इसका यूज कर रहे हैं, जैसे कि अलाइंड है, वो काई से अलाइंड है, नेशनल गोल्स, मतलब जो हम चाहते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब अभी अगर वहाँ पे एक सोइल में अगर 2 क्रॉप्स बो रहे थे तो वो डाइवर्स कर रहे हैं, इसको 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, फिर एक ही बो रहे थे तो 2 या 3 बना रहे हैं उसे। वाटर कंजर्वेशन पे फोकस कर रहे हैं एंड एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करा जाएगा, एड किया जाएगा सभी को। मॉनिटरिंग करेंगे प्रोग्रेस जो है, मतलब कि किस तरीके से ये स्कीम वर्क कर रही है, इनको ये चीज़ें अवेलेबल हो रही है कि नहीं, जो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग होगी। 117 अलग अलग इंडिकेटर्स रहेंगे, जो कि इंडिकेटर्स मतलब कि हाँ सूचक रहेंगे कि हाँ सच में हो रहा है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है नहीं, जैसे किसी जगह पे इरिगेशन पानी अवेलेबल नहीं था तो वहाँ पे पहुँचा कि नहीं पहुँचा पानी, तो उसको देखेंगे कि हाँ प्रॉपर पहुँच गया। किसी जगह पे सॉइल खराब थी तो वहाँ पे सॉइल का इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, हमने मतलब वहाँ पे कुछ अलग से ऑर्गेनिक जो इंग्रेडिएंट्स है वो वहाँ पे इंक्लूड किए। किसी जगह पे जैसे पैसे की रिक्वायरमेंट थी, बैंक वगैरह नहीं थी, तो वहाँ पे बैंक बनी है कि नहीं, मतलब उनको एक्सेस हुआ कि नहीं क्रेडिट का। तो ये सारे ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स रहेंगे जो कि इंडिकेट करेंगे कि सच में हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन या नहीं। यूजिंग डेडिकेटेड डैशबोर्ड, प्रॉपर डैशबोर्ड बनाया जाएगा जो कि हर मंथ रिव्यू देगा कि हाँ हर मंथ उसमें चेक हो रहा है कि हाँ सच में ये काम कर रही है। और कमिटीज जो है हर लेवल पे बनाई जाएगी, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, हर जगह क्या होगा, कमिटीज बनाई जाएगी जो कि वर्क करेगी पूरी प्लानिंग के साथ, मतलब प्लानिंग को भी देखेगी, इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेगी और प्रोग्रेस की भी मॉनिटरिंग करेगी कि स्कीम कितनी इफेक्टिव है और कितनी इफेक्टिव नहीं, मतलब सच में वर्क कर रही है कि नहीं। क्योंकि प्लान तो कर लिया लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा तभी तो वहाँ पे फायदा दिखेगा, और वो होगा तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोग्रेस दिखेगी कि हाँ प्रोग्रेस हुई है अगर प्लान इंप्लीमेंट हुआ है तो तीनों चीज़ों को क्या किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी। तो स्कीम क्या करेगी, सिर्फ एग्रीकल्चर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मिंग, इट इंक्लूड्स अलाइड एक्टिविटीज लाइक लाइव स्टॉक, डेयरी, फिशरीज, इनको भी ऐड किया जाएगा, इनमें भी वैल्यू एडेड किया जाएगा ताकि लोकल लाइवलीहुड क्रिएट हो सके। फोकस किया जाएगा यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। देखिए क्या होता है कि प्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन लोगों के पास स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं रहती है, तो उसके लिए कोल्ड चेन्स जो रहती है, कोल्ड हाउस जो रहते हैं वो बनाए जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे जहाँ पे क्या हो सके, स्टोरेज हो सके किसी भी अनाज का प्रोडक्शन जो भी हुआ है। इम्प्रूव्ड इरिगेशन को बढ़ाया जाएगा क्योंकि लोगों के पास सिर्फ मॉनसून में अवेलेबल रहता है, मॉनसून मतलब जब बारिश होगी तभी पानी आ पाता है, लेकिन उसके अलावा टाइम पे भी उनके पास पानी की फैसिलिटी रहे ताकि ठंड का सीजन हो गया, गर्मी का सीजन हो गया, तब भी वो अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कर पाए। ईजियर क्रेडिट एक्सेस, मतलब जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो एटलीस्ट पैसे वो ले पाए, लोन ले पाए, ताकि वो उस पैसे का यूज करे अपने प्रोडक्शन के लिए, फार्म के मतलब फूड्स के प्रोडक्शन के लिए। प्रमोट्स नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, और हमें कैसी फार्मिंग पे फोकस करना है, ऑर्गेनिक, ताकि इट कैन बी सस्टेनेबल, मतलब वो क्या रह सके, सस्टेनेबल रह सके कि आने वाले टाइम पे भी आप वहाँ पे उस खेत में उसी तरीके से इतनी ही क्रॉप का प्रोडक्शन कर पाए। वरना ऐसा होगा कि धीरे धीरे सोइल डिग्रेड होने लगेगी, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स सारे चले जाएंगे, फिर क्या होगा, आने वाले टाइम पे वहाँ पे फसल ही नहीं उगेगी, उग भी जाएगी तो वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत कम होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी, अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, तो उसको ध्यान में रखेंगे। और इन्हेंस करेंगे रूरल इकोनॉमिक रेजिलियंस, मतलब रूरल की इकोनॉमी बढ़ाना है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। तो ये कुछ हमने देखे कि किस तरीके से स्कीम वर्क करेगी, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, किस तरीके से मॉनिटरिंग होगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अनदर स्कीम्स और व्हाट आर द इनिशिएटिव्स व्हिच आर प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन आवर इंडिया,
तो क्या क्या है देखिए, जैसे अगर हम बजट का लोकेशन देखें तो इट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 892, मतलब इतने सालों में इंक्रीज हुआ है। पहले जो 12,000 के अराउंड था वो हो गया है 1,22,000, मतलब इट हैज़ इंक्रीज, मतलब जो बजट का लोकेशन किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए उसे बढ़ाया गया है। देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया था 2020 में, उसने सपोर्ट किया है अराउंड 87,500 प्रोजेक्ट को, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वेयर हाउसेस बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, ताकि क्या हो सके लोग अपने प्रोडक्शन जो भी किया है उसको स्टोर कर पाए, क्योंकि घर में तो इतनी जगह नहीं रहेगी, खेत का जितना भी अनाज लेके आए हैं सब अपने घर में रख ले। कुछ लोगों के यहाँ होती है लेकिन सबके यहाँ नहीं होती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP रहती है, जो अलग अलग क्रॉप्स के लिए दी जाती है, जो कि गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देते हैं कि हाँ इतने पे हम आपसे खरीद लेंगे, उसमें जो खरीदेंगे उसमें एटलीस्ट 50% जो है प्रॉफिट होना चाहिए। 50% प्रॉफिट जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई, मान लो जैसे आपको कोई भी फसल को उगाने में 100 रुपये लगे हैं तो एटलीस्ट आपका 150 रुपये मिले उसमें, मतलब 50 रुपये आपका जो है ये क्या है प्रॉफिट हो एटलीस्ट, इस हिसाब से सेट की गई है। ई नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो कि क्या बना दिया है ऑनलाइन। जिस तरीके से आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन कि आपने कोई प्रोडक्ट देखा उसे खरीद लिया, आपने कोई प्रोडक्ट अगर सेल करना चाहे वो सेल कर सकते, जैसे OLX पे अपना प्रोडक्ट डाला आपने, कोई खरीदना चाहता है, वैसे एग्रीकल्चर का मार्केट जो कि क्या होगा ऑनलाइन होगा, जिसमें अलग अलग मंडीज को कनेक्ट किया गया है, अराउंड 1410 मंडीज को कनेक्ट किया गया है। इसमें फार्मर्स भी अपने प्रोडक्शन मतलब जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है उसको अपलोड कर सकते हैं, जो खरीदना चाहता है वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, अलग अलग प्राइस पे मतलब अलग अलग जो भी है वैरायटी देख सकते हैं, वो प्राइस देख सकते हैं और खरीद सकते हैं एक दूसरे से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि इंश्योरेंस की स्कीम है कि अगर क्रॉप लॉस हो जाता है किसी नेचुरल फैक्टर की वजह से, कुछ आपकी फसल खराब हो जाती है तो गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस देगी, मतलब पैसा प्रोवाइड करवाएगी। सोइल हेल्थ कार्ड्स बनाए जाते हैं, अराउंड 25 करोड़ जो है सोइल हेल्थ कार्ड अभी तक बन चुके हैं। सोइल हेल्थ कार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी हेल्थ का कार्ड होता है, मतलब कि जैसे इंसान को क्या बीमारी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको दवाई दी जाएगी। मान लो आप डॉक्टर के पास गए, वो आपको चेक करेंगे, वहाँ पे बताएंगे कि हाँ आपके अंदर ये बीमारी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लिख के दे देंगे। तो उसी तरीके से मिट्टी को चेक किया जाएगा कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स डाला जाएगा। अब देखिए जिसकी जरूरत नहीं थी वो डाल दिया तो क्या होगा, क्रॉप खराब हो सकती है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक्सपांशन, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया जो कि क्या है क्रेडिट की स्कीम है जो कि किसान को पैसा प्रोवाइड करवाती है। अलग अलग सोर्स में अगर उसे रिक्वायरमेंट रहती है पैसे की तो वो क्या होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है उसे। तो दीज ऑल आर सम इनिशिएटिव्स विच हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा इस स्कीम के बारे में। अगर ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इट वुड सर्टेनली हेल्प आवर इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी इंक्रीज करवाएगा और एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है GDP में वो भी इंक्रीज करवाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।